गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ्यक्रम एवं भाषा। पाठ्यक्रम एवं भाषा बीएड सेमेस्टर 1 और पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 जो है ये है और बीएड सेमेस्टर 1 में इसे पढ़ा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा, पाठ्यक्रम एवं भाषा के बारे में। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पाठ्यक्रम एवं भाषा, पाठ्यक्रम के बारे में और भाषा के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं पाठ्यक्रम और भाषा के बारे में यहाँ हम लोग जो है कि पढ़ेंगे, तो हम लोग जो है कि इसमें पता चलेगा कि क्या है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। सियाराम यादव के द्वारा यह पुस्तक लिखा हुआ है, भाषा व सरकारी व्यवस्था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाषा और सरकारी व्यवस्था जो है उसके बारे में। यहाँ पर हम लोग को पहला चैप्टर जो है लेसन 1, उसमें हम लोग को यहाँ पर समझना है भाषा एवं सरकारी व्यवस्था। तो यहाँ पर पढ़ना है, क्या पढ़ना है? भाषा एवं सरकारी व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ इसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा तो सरकारी व्यवस्था के बारे में, भाषा का प्रयोग किस प्रकार से होता है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। भाषा एवं सरकारी व्यवस्था। प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा का स्वरूप। पहला क्या है कि प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा का स्वरूप को जानने का जो है कि हम लोग यहाँ पर है। तो प्रथम भाषा क्या है, द्वितीय भाषा क्या है, और इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। भाषा के दो रूप हैं। भाषा के दो रूप हैं। पहला जो है स्वभाषा या मातृभाषा। पहला जो है वो क्या है? स्वभाषा, मतलब खुद की भाषा, जो जन्म की भाषा या घर की भाषा या परिवार की भाषा जो होती है उसे हम लोग जो है कि स्वभाषा या मातृभाषा कहते हैं। उसे जो हम लोग स्वभाषा या मातृभाषा के नाम से जानते हैं। उसके बाद सेकंड में हम लोग जो है उसको, सेकंड जो भाषा है उसको हम लोग इतर भाषा या अन्य भाषा। पहला भाषा जो हम लोग का हो गया स्वभाषा या मातृभाषा, दूसरा भाषा हम लोग का हो गया इतर भाषा। इतर मतलब अन्य, कोई और दूसरा भाषा। जैसे हम लोग का जो है कि झारखंड में रहने वाले लोगों का जो है अधिकतम लोगों का भाषा अलग अलग हो सकती है मातृभाषा। जैसे बोकारो जिले में रहने वाले लोगों का जो भाषा हो सकता है वो जो है कि हिंदी हो सकता है, हिंदी। और उसमें से भी जो है कि और अंदर देखा जाए तो खोरठा जो है कि खोरठा बहुतों का जो है मातृभाषा है। तो यहाँ पर जो है स्वभाषा और मातृभाषा हो गया। और इतर भाषा क्या है? जो खोरठा भाषा मान लीजिए जिसका है वो जो है कि यदि हिंदी पढ़ रहा है तो उसके लिए इतर भाषा है, या अंग्रेजी पढ़ रहा है ये भी इतर भाषा ही कहलाएगा, या फिर तमिल पढ़ रहा है, तेलुगु पढ़ रहा है, असमिया पढ़ रहा है तो ये भी जो है कि इतर भाषा के नाम से ही जाना जाएगा। तो भाषा जो है दो प्रकार के हो जाते हैं। भाषा जो है दो प्रकार के, पहला भाषा हो गया स्वभाषा या मातृभाषा। पहला जो हो गया वो जो है स्वभाषा या मातृभाषा, मतलब कि खुद की भाषा, मातृ की भाषा मतलब जन्म की भाषा, परिवार की भाषा, घर की भाषा, ये जो है कि मातृभाषा कर सकते हैं। इतर भाषा मतलब क्या? इतर भाषा मतलब वैसी भाषा जो हम लोग जो है कि सीखते हैं। तो कहाँ सीखते हैं? विद्यालय के द्वारा सीखते हैं, संस्था के द्वारा सीखते हैं, या किसी व्यवस्था के द्वारा सीखते हैं, वो जो हम लोग इतर भाषा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इतर भाषा के नाम से जानते हैं। इतर या अन्य भाषा के दो रूप है। इतर या अन्य भाषा के जो है दो रूप है। इतर भाषा या अन्य भाषा का दो रूप हो सकता है। पहला क्या, वो देसी भाषा हो सकता है। जैसे हम लोग को हिंदुस्तान में देखते हैं तो क्या है, असमिया है, तेलुगु है, तमिल है, हिंदी है, मलयालम है, कन्नड़ है ना, ये सारे चीज़ जो है क्या, ये देसी भाषा है। लेकिन विदेशी भाषा में देखा जाए तो विदेशी भाषा में क्या, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, उर्दू है, ये सारे जो है कि विदेशी भाषा के रूप में हो सकते हैं। देसी विदेशी भाषा के भी दो भाग होते हैं। देसी और विदेशी भाषा के जो है, देसी विदेशी का जो, उसको भी दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं। एक समान स्रोत होता है और एक होता है भिन्न स्रोत। एक जो है कि सामान्य स्रोत होता है और एक होता है भिन्न स्रोत होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रथम भाषा क्या है। प्रथम भाषा क्या है, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम भाषा क्या है। तो यहाँ प्रथम भाषा के बारे में हम लोग देखते हैं प्रथम भाषा क्या है। प्रथम भाषा को जब देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर समझ में आता है, जो बालक मानसिक और दैहिक रूप से स्वस्थ है, जो बालक मानसिक और दैहिक रूप से स्वस्थ है, वह जन्म के 6 मास बाद ही अपनी स्वभाषा या मातृभाषा को धीरे धीरे ग्रहण करने लगता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बालक मानसिक और दैहिक रूप से स्वस्थ है वह जन्म के 6 माह बाद ही अपनी स्वभाषा या मातृभाषा को धीरे धीरे ग्रहण करने लगता है। 2.5 वर्ष से 3 वर्ष का बालक अपने परिवार और आस पड़ोस के बाल मित्रों और अपने माता पिता के परिचितों के
संपर्क में आता है और बड़ी तीव्र गति से अपनी मातृभाषा को ग्रहण करने लगता है। इस प्रकार बिना पाठशाला गए व बिना किसी औपचारिक शिक्षा के सहज रूप से अपने परिवार से पालित पोषित होते हुए जिस भाषा को वह सबसे पहले सीखता है उसकी स्वभाषा, मातृभाषा या प्रथम भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? या तो उसको जो है कि प्रथम भाषा कहा जाता है या मातृभाषा कहा जाता है। यहाँ पर जो है कि जैसे हम लोग जो प्रथम भाषा क्या हो गया, जो बच्चा जो है कि जो सीख रहा बिना औपचारिक रूप से जो है कि बिना औपचारिक शिक्षा के बिना ही सीख रहा, वो अपने परिवार से सीख रहा, अपने घर से सीख रहा है, बाहर के लोगों से सीख रहा है या किसी प्रकार से सीख रहा है, वो 6 वर्षों के अंतर्गत जो सीख रहा वो सारा जो भाषा है वो जो है क्या है 3 वर्ष के अंतर्गत सीख लेता है। वो जो है कि जो भाषा जो है बिना पाठशाला के बिना ही सीख लेता है, उसे जो हम लोग क्या कहते हैं? या तो स्वभाषा कहते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं, या प्रथम भाषा के नाम से जानते हैं। उसे जो है कि प्रथम भाषा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या है? स्वभाषा कर सकते हैं या मातृभाषा कर सकते हैं या प्रथम भाषा कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया? एक जो है कि उसको जो है स्वभाषा कर सकते हैं, दूसरा क्या है? उसे मातृभाषा कर सकते हैं या प्रथम भाषा भी कर सकते हैं। प्रत्येक स्वस्थ बालक या व्यक्ति को कोई ना कोई प्रथम भाषा अवश्य होती है। जो भी एक बच्चा होता है उसका जो प्रथम भाषा मातृभाषा अवश्य होता है। इसे ही मातृभाषा भी कहते हैं। इसी को ही जो हम लोग मातृभाषा कहते हैं। आमतौर पर मातृभाषा क्षेत्रीय बोली हुआ करती है। जो मातृभाषा होती है उसे यदि देखा जाए तो आमतौर पर वो जो क्षेत्रीय बोली माने किसी क्षेत्र विशेष का एक बोली होता है और उस क्षेत्रीय बोली उदाहरण रूप आगरा, मथुरा, अलीगढ़, भरतपुर आदि में बालक व्यक्ति की मातृभाषा उस क्षेत्र की ब्रज बोली है। ब्रज बोली का ही प्रयोग वहाँ के दैनिक बोलचाल में होता है, परंतु इन लोगों की प्रथम भाषा खड़ी बोली हिंदी है। इस प्रथम भाषा हिंदी का प्रयोग सभ्य समाज के लोगों के मध्य होता है। अतः हम कह सकते हैं सभ्य समाज के लोगों में जिस भाषा में विचार विनिमय तथा पत्र व्यवहार होता है उसे प्रथम भाषा कहा जाता है। सभ्य समाज के लोगों में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सभ्य समाज के लोगों में जिस भाषा में विचार विमर्श तथा पत्र व्यवहार होता है उसे प्रथम भाषा कहा जाता है। प्रथम भाषा ही प्रायः शिक्षा का माध्यम होती है और जो प्रथम भाषा होती है वही शिक्षा का माध्यम भी होता है। जिन भाषाओं या बोलियों का भौगोलिक क्षेत्र छोटा होता है वह मातृभाषा और प्रथम भाषा का स्वरूप प्रायः एक ही होता है, परंतु जिसका क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है जैसे ब्रज या अवधी बोली का, वहाँ मातृभाषा और प्रथम भाषा में थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है। मतलब वहाँ पर जो है कि थोड़ा सा अंतर हम लोग को यहाँ पर दिखाया था। मातृभाषा और प्रथम भाषा में थोड़ा बहुत अंतर जो है दिखाई देता है। प्रथम भाषा व मातृभाषा में अंतर, यहाँ पर जो है प्रथम भाषा और मातृभाषा में अंतर को देखा जाए तो क्या है? प्रतिदिन के जीवन में औपचारिक रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा या बोली जिसे व्यक्ति ने अपने परिवार के लोगों से सहज रूप में ग्रहण किया है वह मातृभाषा है। मतलब क्या है? प्रतिदिन के जीवन में, प्रतिदिन मतलब रोज, प्रत्येक दिन औपचारिक रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली अनौपचारिक रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा या बोली, जो भाषा प्रतिदिन हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रतिदिन डेली जो प्रयोग करते हैं प्रतिदिन जीवन में, और अनौपचारिक रूप से प्रयोग लाई जाने वाली भाषा या बोली जिसे व्यक्ति ने अपने परिवार के लोगों में सहज रूप से ग्रहण किया है वह मातृभाषा है। उसे जो है कि हम लोग क्या कहेंगे? मातृभाषा। परिवार के भाषा, समाज की भाषा, ये जो है वो बोली जो क्षेत्रीय भाषा बोल जाते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। परंतु प्रतिदिन जीवन में औपचारिक रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा या बोली जिसे व्यक्ति में शिक्षित समुदाय में विशेष प्रयास करके ग्रहण किया जाता है वह प्रथम भाषा कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रथम भाषा। मतलब क्या है? मातृभाषा और प्रथम भाषा में थोड़ा सा अंतर यहाँ पर दिखाई देता है। प्रथम भाषा जो हो गया वो जो है कि क्या है कि वो जो प्रतिदिन बोला जाता है लेकिन औपचारिक रूप से बोला जाता है, और जो है मातृभाषा जो है अनौपचारिक रूप से जो है बोला जाता है। मतलब उसकी जो है कि रचना की ध्यान ना, उसको जो है सीखा जाता है, अनुकरण विधि से द्वारा उसे सीख लिया जाता है। जबकि जो है औपचारिक भाषा जो है उसमें पत्र व्यवहार होता है, पत्राचार होता है, या वो जो है कि आपका जो है कि शिक्षित समुदाय को विशेष जो शिक्षित समुदाय होता है वो प्रथम भाषा का जो है प्रयोग करता है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा को देखा जाए जीवन निर्वाह। द्वितीय भाषा क्या है? जीवन निर्वाह अथवा ज्ञान अर्जन के दृष्टि से अधिकांश व्यक्तियों को अपनी मातृभाषा या प्रथम भाषा के अतिरिक्त एक
अथवा एक से अधिक अन्य भाषाओं को सीखनी पड़ती है। बहुत सारे लोग जो है ज्ञान अर्जन के लिए या जीवन निर्वाह के लिए या फिर अधिक जानने के लिए जो है एक या एक से अनेक भाषा को सीखने का प्रयास करता है, या जो है कि हम लोग जो है मातृभाषा या प्रथम भाषा के अतिरिक्त इनको अन्य भाषाओं का जो है होता है उसे जो है द्वितीय भाषा कहा जाता है। जो मातृभाषा है और जो प्रथम भाषा है उसके अतिरिक्त जो अध्ययन किया जाता है या सीखा जाता है या अन्य भाषाएं जो होती है उसे जो है कि हम लोग जो है कि क्या कहेंगे, द्वितीय भाषा कहा जाएगा। उसे हम लोग जो है यहाँ पर द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। द्वितीय भाषा को सीखने के ये तरीके हो सकते हैं। द्वितीय भाषा को सीखने का जो है जो तरीका हो सकता है वो इस प्रकार से होता है। पहला यदि देखा जाए तो पहला क्या है, द्वितीय भाषा के मातृभाषा भाषियों के संपर्क में आकर सीमांत लोग। यहाँ पर जो द्वितीय भाषा के मातृभाषा भाषियों के संपर्क में आकर, मतलब जो द्वितीय भाषा जो है मातृभाषा और भाषियों के संपर्क में आकर भी इसे सीखा जा सकता है। दूसरा क्या है कि द्वितीय भाषा को हम लोग पुस्तकों से भी सीख सकते हैं। और तीसरा क्या, शिक्षा आदि के माध्यम से हम लोग जो विद्यालय, गुरुकुल या फिर जो है कि किसी स्कूल या कहीं पर जाकर भी जो हम लोग जो है द्वितीय भाषा को सीखने का प्रयास कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर हम लोग द्वितीय भाषा को सीख सकते हैं। द्वितीय भाषा मतलब क्या है, वैसी भाषा द्वितीय भाषा वैसी भाषा है जो मातृभाषा और प्रथम भाषा को छोड़ दिया जाए तो वो जो है कि द्वितीय भाषा कहलाती है। उसे क्या कहते हैं, द्वितीय भाषा के नाम से जाना जाता है। और इसको सीखा कहाँ जा सकता है, यहाँ पर इसको सीखा जा सकता है द्वितीय भाषा को मातृभाषा भाषियों के संपर्क में आकर जो है उसकी जो मातृभाषा द्वितीय भाषा के मातृभाषा है उन लोगों के संपर्क में आकर सीखा जा सकता है, पुस्तक से सीखा जा सकता है या शिक्षकों के द्वारा जो है विद्यालय या स्कूलों या फिर जो है कहीं पर कोचिंग वोचिंग से भी इसे सीखा जा सकता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसे सीखने के लिए विशेष प्रयास करना होता है। इसे सीखने के लिए जो विशेष प्रकार का प्रयोग करना पड़ता है और विशेष रूप से सावधान रहना होता है। द्वितीय भाषा के अंतर्गत देशी तथा विदेशी भाषाओं का गणना की जाती है। मतलब द्वितीय भाषा के अंतर्गत ही देशी या विदेशी भाषाओं का गणना की जाती है। प्रथम भाषा या द्वितीय भाषा आदि संगोत्री या समुद्री भाषाएं होती है जो द्वितीय भाषा को सीखने में कम प्रयास करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप एक पंजाबी भाषी गुजराती भाषी या मराठी भाषी को हिंदी सीखने में तमिल या तेलुगु भाषी अपेक्षा कम प्रयास करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो बोला जा रहा है द्वितीय भाषा सीखने के क्रम में वो यहाँ पर जो है कि पंजाब भाषी का वहाँ पंजाबी बोला जाता है, गुजरात भाषी गुजराती बोला जाता है, या मराठी भाषी को हिंदी सीखने में तमिल या तेलुगु भाषी, देखिए वहाँ पर जो पंजाब का है गुजरात का है उसे हिंदी सीखने में आसान होगा, लेकिन तमिल और तेलुगु भाषा के अपेक्षा तेलुगु और तमिल जो है उसको सीखना यदि हो तो उसमें मुश्किल आएगी। अब आगे हम लोग देखते हैं, विभिन्न संगोत्री या समुद्री में भौगोलिक दूरी जितना अधिक बढ़ जाती है द्वितीय भाषा सीखने में परिमाण की मात्रा उतनी ही अधिक बढ़ती है। जैसे एक मराठी या पंजाबी भाषा को हिंदी सीखने में उतनी कठिनाई नहीं होती है जितनी असमी या उड़िया भाषा में। जो एक मराठी है उसको हिंदी सीखने में आसान तो होता है, लेकिन वो कन्नड़ और उड़िया सीखने में उसे जो है काफ़ी परेशानी होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, शिक्षा शास्त्र तथा भाषा विज्ञान की दृष्टि से मातृभाषा या प्रथम भाषा के अतिरिक्त ग्रहण की जाने वाली सभी देशी या विदेशी भाषाएँ द्वितीय भाषा के श्रेणी में आएगी। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है शिक्षा शास्त्र के अनुसार देखा जाए या भाषा विज्ञान की दृष्टि से मातृभाषा या प्रथम भाषा के अतिरिक्त मातृभाषा और प्रथम भाषा के अतिरिक्त ग्रहण की जाने वाली सभी देशी भाषा या विदेशी भाषा जो है वो क्या कहलाएगी, द्वितीय भाषा के श्रेणी में सारी जो है द्वितीय भाषा ही मानी जाएगी। उदाहरण स्वरूप एक हिंदी भाषी विद्यार्थी के लिए जिसकी मातृभाषा चाहे ब्रज हो, चाहे मैथिली हो, छत्तीसगढ़ी हो, संस्कृत हो, गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, अंग्रेजी हो, जर्मन हो, जापानी हो आदि भाषाएं द्वितीय भाषा ही कही जाएगी। तीसरी, चौथी, पांचवी आदि भाषाएं नहीं हैं। और यदि हम लोग कहेंगे दूसरी भाषा कहा जाती है तो पांचवी भी कहा जाता होगा, द्वितीय के बाद तृतीय होगा, चौथी होगा, पांचवा होगा, छठा भाषा भी होगा, सातवां भाषा भी होगा। तो ऐसा जो है कि नहीं है। भाषा जो है तीन प्रकार की होते हैं। भाषा एक जो हो गया, एक जो है मातृभाषा हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा जो है प्रथम भाषा हो गया, और तीसरा क्या हो गया, द्वितीय भाषा हो गया। मातृभाषा में से क्या होता है, मातृभाषा जो है जो घर परिवार और अपने माहौल, अपने पड़ोसी परिवार, माता पिता के द्वारा जो सीखा जाता है उसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं। उसके बाद प्रथम भाषा जो है औपचारिक रूप से जो है उसे सीखा जाता है। कहाँ सीखा जाता है, तो विद्यालयों में सीखा जाता है, कॉलेज में सीखा जाता है। और हम लोग जो है कि जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं वो जो है प्रथम भाषा का प्रयोग करते हैं जो क्षेत्र से विशेष जुड़ा भी होता है, तो वो प्रथम भाषा हो गया। और तीसरा जो हम लोग देखते हैं द्वितीय भाषा, तो जो है मातृभाषा और प्रथम भाषा को छोड़कर जो तीसरा जो भाषा है उसे हम लोग क्या कहेंगे,
उसे द्वितीय भाषा के नाम से जाना जाता है। और तृतीय भाषा होता है तो नहीं होता है, चतुर्थी भाषा होता है नहीं होता है, पांचवी भाषा होता है नहीं होता है, छठी भाषा होता है तो नहीं होता है। अब हम लोग जो है कि इसका जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा का महत्व का हम लोग ध्यान देते हैं। प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा का महत्व और उद्देश्य हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। महत्व और उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के महत्व और उद्देश्य के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं, कुछ भाषाविद से प्रश्न पूछा करते हैं। कुछ भाषाविद जो है वो प्रश्न पूछा करते हैं। अब क्या पूछे तो यहाँ पर देखते हैं। जब एक पॉइंट नंबर 1, जब बालक अपने आप सहज रूप से अपने प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए भाषा व्यवहार करना सीख जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना जो है बोलने से क्या होता है कि उसकी हर समस्या का हल होता है। बोलने से जो है कि उसका आंसर मिलता है। बोलने से हम लोग का जो है कि सारा काम होता है। तो एक बच्चा जो है कि अपने समाज में प्रतिदिन रहते एक बालक जो है अपनी आवश्यकता की सारी बातों को अपनी जो है अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में बोलना शुरू कर देता है। जब बालक अपने आप सहज रूप से, मतलब अपने आप अचानक बालक जो बोलना शुरू करता है सहज रूप से प्रतिदिन आवश्यकता पूर्ति करने के लिए भाषा का व्यवहार करना सीख लेता है। जो आज हम लोग जो है हम लोग किसी ना किसी भाषा का ही यूज करते हैं, कोई ना कोई भाषा का यूज करते हैं। हम लोग भी एक समय में जो बालक हुआ करते थे, लेकिन आज हम लोग भाषा का यूज करते हैं। तो एक बच्चा जो होता है वो भी जो है भाषा का प्रयोग जो है अपने आप जो है सरल रूप में, सहज रूप से प्रतिदिन के व्यवहार आवश्यकता जो होती है उसके रूप में वो प्रयोग करता है, व्यवहार सीख लेता है। फिर उसे प्रथम भाषा अथवा मातृभाषा शिक्षा देने की क्या आवश्यकता होती है? यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि जब एक बच्चा जो है कि भाषा को सीख लिया तो फिर उसे जो है कि शिक्षा देने की क्या ज़रूरत है? किसी प्रथम भाषा या द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा तो होता ही नहीं है, तो क्या आवश्यकता पड़ जाती है? अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है, सवाल पूछे जा रहे हैं, इसका आंसर अभी बहुत जल्दी मिलेंगे, इसके उत्तर आपको देखने का भी बहुत जल्दी मिलेगा। भाषा की शिक्षा के नाम पर विद्यालयों में बालकों को भाषा की शिक्षा दी जाती है। अब हम लोग जो है कि जो जाते हैं शिक्षा के नाम पर जो है वहाँ पर आप विद्यालय में जाइए तो वहाँ पर आपको भाषा सिखाया जाता है ना। और वहाँ पर क्या है, भाषा की शिक्षा के नाम पर विद्यालयों में बालकों को भाषा की शिक्षा दी जाती है, या उसके साहित्य की, और उसके साथ साथ उसके साहित्य की भी दी जाती है, और भाषा का जो है कि उसका भी ज्ञान जो है विद्यालय के द्वारा किया जाता है। अब इन बातों का जो हम लोग उत्तर जो है यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। इनके उत्तर में बातें कही जा सकती हैं। यद्यपि छोटे बालक अशिक्षित व्यक्ति व्यवसायिक, औपचारिक या विद्यालय भाषा शिक्षण नहीं ले पाते हैं, परंतु फिर भी वह अपने माता पिता, भाई बहनों, मित्रों आदि की सहायता से किसी सीमा तक अपने उच्चारण को शुद्ध कर सकते हैं। यदि कोई विद्यालय में बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, उसके बावजूद भी वो बच्चा जो अपने माता पिता, अपने भाई बहनों, अपने मित्रों आदि की सहायता से अपनी उच्चारण की क्षमता जो है, उच्चारण को जो है शुद्ध कर सकता है। ख नंबर जब हम लोग देखें, धीरे धीरे इस प्रकार अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता है, और जब वो बात करते रहता है अपने माँ बाप से, भाई बहन से, मित्र से, चाचा नानी से, काका काकी, दादा दादी, पापा मम्मी, किसी से बात करने लगता है तो उसका धीरे धीरे उसका जो शब्दकोश है उसका भी वृद्धि होता है। अब धीरे धीरे इस प्रकार से जब देखा जाए, यदि वो सबसे बात करें, चाचा चाची, नाना नानी, काका काकी, मामा मामी, ताता सबसे बात करें तो उनका जो शब्दकोश तो बढ़ेगा, तो शब्द भंडार भी जो है बढ़ जाता है। सने सने उनकी अर्थ ग्रहण की परिधि भी बढ़ जाती है, और उसके बाद जो सने सने मतलब धीरे धीरे उनकी जो अर्थ ग्रहण, उसकी अर्थ को समझना, ये सारी चीज़ जो है कि धीरे धीरे उसकी परिधि जो बढ़ने लगता है। इन छोटे बालकों तथा अशिक्षित जनों का भाषा कौशल सुनने और बोलने का तक सीमित रह जाता है। और इन लोग जो है कि जो भाषा जो सीखता है, जो कभी विद्यालय ने किया और उसके बाद भी जो भाषा सीखा है, वो जो है क्या है, वो जो बालक है, अशिक्षित जन जो है, अशिक्षित लोग जो है, वो भाषा कौशल को बोल सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, लेकिन लिख नहीं सकता है, लेकिन उसको लेखन नहीं कर सकता, वाचन और लेखन। तो उसकी समस्या कहाँ आ गया? लिखने की समस्या आ गया, है कि नहीं? वाचन और लेखन, इन दोनों कौशलों से वंचित रह जाएगा। वाचन और लेखन से वो जो है कि वंचित रह जाएगा। वो क्या क्या कर सकता है? इन छोटे बालक जो अशिक्षित जन हैं, वह जो भाषा कौशल सुनने और बोलने तक सीमित रह जाएगा। या तो सुन सकता है या तो बोल सकता है, लेकिन वाचन और लेखन, इन दो कौशलों से वंचित रह जाएगा। लिख नहीं सकता है, सुन तो सकता है, समझ तो सकता है, लेकिन लिख नहीं सकता है, किसी को जो समझा नहीं सकता है उस तरह से। ये सूक्ष्म और गहन विचारों को ना समझ सकते हैं और ना ही अभिव्यक्त कर सकते हैं। ना उसको जो सूक्ष्म और जो है कि व्यापक जो विचार है उसे जो है कि ना समझ सकते और ना ठीक से अभिव्यक्त कर सकते। अतः इन्हें मातृभाषा या प्रथम भाषा को औपचारिक
या विद्यालय शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है, जिसके कारण से जो है कि किसी बालक को जो है कि कहीं पर शिक्षा देना, विद्यालय में भाषा का शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है। दूसरा नंबर, मातृभाषा या प्रथम भाषा को व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अपनी मातृभाषा में लिखित साहित्य की विविध विधाओं का माध्यम से उच्च स्तरीय सूक्ष्म विचारों और अन्य केवल समझ सकता है, वरन नई रचना भी कर सकता है। और यदि विद्यालय में भाषा का अध्ययन करता है, साहित्य का अध्ययन करता है और सही से यदि ज्ञान व्यापक उसको जब दिमाग में वो जो है अध्ययन करने के बाद जब सीखता है तो जो है कि सिर्फ रचनाओं को पढ़ ही नहीं सकता है, उस रचनाओं को जो है लिख भी सकता है। ये काम जो है कि कौन कर सकता है? एक विद्यार्थी कर सकता है, एक जन कर सकता है, एक शिक्षित व्यक्ति कर सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग 3 नंबर में देखते हैं ललित साहित्य के अतिरिक्त उपयोगी साहित्य, ज्ञान विज्ञान यादें। देखिए ललित साहित्य है, उसके अतिरिक्त जो है उपयोगी साहित्य, जो उपयोगी साहित्य है ज्ञान और विज्ञान जो हम लोग चलता है अभी भी, ज्ञान विज्ञान की जानकारी भी मातृभाषा या प्रथम भाषा से व्यवस्थित शिक्षा प्राप्ति पर निर्भर करता है। यदि हम लोग को जो है विज्ञान सीखना है, ललित साहित्य सीखना है या कुछ भी सीखना है या कुछ भी जानना है, कुछ पढ़ के सीखना है, तो उसके लिए तो हम लोग को जो है कि भाषा को पढ़ना सीखना होगा। जिसके और ये भाषा पढ़ना कहाँ से हम लोग सीख सकते हैं? विद्यालय में ही सीख सकते हैं। तो ये भी जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एक बच्चे को विद्यालय जाने का। इस आधार पर वह व्यक्ति जीवन यापन में प्रयुक्त क्षेत्र में चुनने या पूरी तरह समर्थ हो सकता है। और जो विद्यालय में पढ़ेगा तो वो क्या होगा, ये उपयुक्त ये सारे क्षेत्र जो है कि ललित कला हो या साहित्य हो या ज्ञान विज्ञान, भाषा हो, हिस्ट्री हो, सामाजिक विज्ञान हो या किसी प्रकार का चीज़ हो, तो उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, समझा सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, सारे चीज़ को जो है और सूक्ष्म व्यापक सारे चीज़ को कर सकता है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य, अब भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या हो गया थोड़ा सा देखते हैं। भाषा शिक्षण के उद्देश्य इसकी गणना इस प्रकार की जा सकती है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य को हम लोग जो है कि इस प्रकार से यहाँ से देख सकते हैं। पहला यदि देखा जाए तो भाषा क्या है, व्यक्तित्व का विकास करता है। व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत यदि देखा जाए तो क्या क्या करेगा, भाषा शिक्षण का उद्देश्य इसकी गणना इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो पहला जो 1 नंबर जो है व्यक्ति का विकास करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व है उसका विकास भाषा करता है। हम लोग का बोलने की शैली से ही जो है लोग इज्जत भी करते हैं, लोग बेइज्जती भी करते हैं, लोग हम लोग निंदा भी करते हैं। तो ये क्या है, एक भाषा का जो उपयोग जो है किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से भाषा का उपयोग से व्यक्तित्व का विकास होता है, यहाँ पर जो है कि इसका वर्णन किया गया है। प्रथम भाषा का शिक्षण का उद्देश्य पहला 1 नंबर में है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास, भाषा से जो है व्यक्तित्व का विकास होता है। भाषा से क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। 2 नंबर अब उसका इसके अंतर्गत जो है मानसिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा, सांवेदिक विकास होगा और सामाजिक विकास होगा। व्यक्तित्व विकास में क्या होगा, मानसिक विकास हो जाएगा, वहाँ पर नैतिक विकास भी हो जाएगा और सांवेगिक विकास भी हो जाएगा और सामाजिक विकास भी जो है हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये भाषा के कारण से। और आगे देखिए और क्या क्या विकास होंगे तो वो भी देखना तो जरूरी है ना। तो 1 नंबर के अंतर्गत जो क्या है व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत क्या था, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सांवेगिक विकास और सामाजिक विकास था। अब हम लोग 2 नंबर में देखते हैं क्या है, विचार विनिमय की कुशलता का विकास होता है। इसमें क्या हम लोग विचार विनिमय कर सकते हैं। भाषा का यदि ज्ञान है तो हम लोग विचार विनिमय मतलब विचार को आदान प्रदान कर सकते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने बातों को अच्छी तरह से समझा सकता है, पत्र लेखन के माध्यम से, आर्टिकल लेखन के माध्यम से, निबंध लेखन के माध्यम से या अपने विचारों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से वो जो है कि इसको समझा सकता है भाषा के साथ। अब तीसरा क्या है, नागरिक का विकास, नागरिकता का विकास करता है, जीवन उपार्जक की क्षमता को विकास करता है। यदि आप बोल सकते हैं तो आपके बोलने के कारण से भी जो बहुत सारी नौकरियां मिलती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं भाषा का सही प्रयोग करने वाले को हर जगह जो है कि जगह और काम भी मिलता है। तो उस चीज़ का जो है कि जीवोपार्जन की क्षमता का विकसित करता है। सांस्कृतिक चेतना का विकास करता है। जब आप भाषा सीखे हुए हैं तो भाषा के बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग भी लेते हैं, वहाँ पर बोलते भी और बहुत सारे साहित्यों को पढ़ते हैं। तो आप क्या है, सांस्कृतिक चेतना का जो है विकास भी होता है। आप अपने संस्कृति को समझ पाते हैं, आप अपनी संस्कृति का विकास कर पाते हैं। और सौंदर्य बोध तथा रसा अनुभूति का विकास। सौंदर्य बोध मतलब इसकी जो सुंदरता का जो है कि अध्ययन आप करते हैं साहित्य के माध्यम से, कहानी के माध्यम से और बहुत सारे चीज़ का। और जो है रसा अनुभूति मतलब जो आपको जो है उसमें एक रस प्रदान होता है, आपको आनंद की प्राप्ति होती है। सृजनात्मक प्रतिभा का विकास और जो आपका जो सृजनात्मक मतलब अंदर से आपका जो है शारीरिक विकास के साथ
साथ साथ ये जो आपका मानसिक विकास जो है करने की क्षमता रखता है। अब हम लोग जो है द्वितीय भाषा का उद्देश्य को जानने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग किस भाषा को जानने का प्रयास करेंगे? द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य के जानने का प्रयास करेंगे। द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है, इनको इस प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं, इनको इस प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। पहला, भाषा के प्रयोग में कुशलता प्राप्त करना ताकि अन्य भाषा भाषी लोगों के साथ कुशलतापूर्वक समायोजन कर सके। मतलब हम लोग क्या है कि भाषा का यदि हम लोग सही तरह से जो है कि प्रयोग कर सकते हैं। भाषा का शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा का प्रयोग हम लोग कुशलता प्राप्त करना ताकि, मतलब हम लोग भाषा को कुशलतापूर्वक प्राप्त कर लें और सीख लें, तो इस भाषा का प्रयोग हम लोग क्या कुशलतापूर्वक जो है कि किसी के साथ समायोजन कर सकते हैं, किसी के साथ हम लोग जो है बात विचार कर सकते हैं, हम अपनी बातों को रख सकते हैं, उनकी बातों को सुन सकते हैं, उनकी बातों को समझ सकते हैं, उनकी बातों को हम समझा सकते हैं। ये सारे चीज़ जो है क्या भाषा का, द्वितीय भाषा का जो है कि हम लोग का जो है उद्देश्य है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, अन्य भाषा भाषी लोगों के साथ विचार का आदान प्रदान की क्षमता का अर्जित करना। हम लोग जो है कि अपनी अन्य भाषा जो होता है, मान लीजिए कि अंग्रेजी भाषा आप सीख गए हैं, तो अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी लोग, अंग्रेजी जो बोलने वाले हैं उनकी भाषाओं को हम लोग जो है कि समझ सकते हैं और अपनी जो है विचार को जो है कि हम लोग जो है कि आदान प्रदान जो है कर सकते हैं। मातृभाषा में इतर अन्य भाषाओं में भी अतुल्य ज्ञान का भंडार है, उसे अर्जित कर सकते हैं। और जो मतलब मातृभाषा के साथ साथ, प्राथमिक भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं में जो बहुत सारे ज्ञान जो है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जो विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं और उसके ज्ञान को हम लोग ले सकते हैं। जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये सारी भाषाओं का भी जो ज्ञान को हम लोग अपने अंदर शामिल कर सकते हैं। चौथा नंबर है, अन्य भाषा भाषी समाज के सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होना। उनकी जो विशेषताएँ हैं, उनकी जो भाषाओं की शैली है, उनकी जो बोलने की तरीका है, उनके जो अनुभव है, जो साहित्य में है, उन चीज़ को भी हम लोग जो है भली भांति और अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। पांचवा क्या है, अन्य भाषाओं के साहित्य के रसावर्धन कर आनंद भौतिक प्राप्त करना। अन्य भाषाओं के साहित्य को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें या तो हम लोग को दुख होगा या तो खुशी मिलेगा, या तो हम लोग उसमें जो है कि आनंद लेंगे या तो निराश होंगे। मतलब उसके जो रसावादन, मतलब जो साहित्य जिस प्रकार से लिखा है, या तो उसमें खुशियों के बारे लिखा होता है या दुख के बारे लिखा होता है, या खुशी दुख दोनों बारे लिखा हुआ है, मतलब इमोशनल भी करेगा और आपको हैप्पी भी करेगा। ये सारे चीज़ हम लोग कहाँ मिलता है? साहित्य में मिलता है। क्या कि सारे साहित्यों में कहानी वानी भरा हुआ है, तो वहाँ से हम लोग उसका जो आनंद ले सकते हैं, पूरी तरह मज़े से हम लोग पढ़ सकते हैं और उसका ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 है, इतर भाषा भाषी समाज के आदर्शों, जीवन मूल्यों, चिंतन धारा आदि से परिचित अपने व्यक्तित्व का भी विकास कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या है कि इस भाषा से क्या आदर्शों को जो समझ सकते हैं और उसका जो विकास करते हैं, जीवन मूल्यों को समझ सकते हैं, चिंतन धाराओं को समझ सकते हैं और अपना व्यक्तित्व विकास जो हम लोग कर सकते हैं। 7वां नंबर जो है, अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करके अपनी व्यावसायिक कुशलता क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। और ये जो है कि अन्य भाषाओं का मतलब कि प्राप्त कर सकते हैं और अपनी व्यावसायिक कुशलताओं को भी जो है विस्तार पूर्वक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अपनी मातृभाषा और उनके साहित्य तथा द्वितीय भाषा और तथा इसका साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। अब जब हमको अपना ज्ञान तो पहले से पता है और जब हम लोग द्वितीय भाषा पढ़ लिए तो उसका भी ज्ञान का पता चल गया, तो हम लोग तुलनात्मक वर्णन कर सकते हैं कि किसमें अच्छी बातें लिखा हुआ है, कौन सा अच्छी बात है, कौन सा गलत बात है, उसमें हम लोग टिप्पणी भी कर सकते हैं और जो है कि आदान प्रदान भी कर सकते हैं विचारों को। अब अपनी भाषा को और साहित्य, अपनी साहित्य और उनकी दूसरी भाषा को हो सकता है ना, उससे तुलना तो व्याख्या कर सकते हैं। अब हम लोग जो है कि पॉइंट नंबर 9 में जाते हैं। अपने प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों या केंद्रीय राजनीतिक नीतियों की दृष्टि से संसद की कार्यवाही में समन्वयक रूप से भाग लेने के लिए द्वितीय भाषा का ज्ञान बड़ा उपयोगी होता है। और जो है कि अपने संसद को जो अलग केंद्र को, देश को चलाने के लिए जो है खास करके भारत में इसमें द्वितीय भाषा का प्रयोग करना जानना जो है बड़ी ही आवश्यक है। अब 10वां पॉइंट है, देश के प्रशासन के विभिन्न विभागों में समायोजन बनाए रखने के लिए भी द्वितीय भाषा का ज्ञान बड़ा सहायक होता है। दूसरे से बात विचार करने के लिए, दूसरे देश से बात विचार करने के लिए भी जो है कि ये द्वितीय भाषा का आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। 11वां पॉइंट में क्या है, मातृभाषा या प्रथम भाषा के अन्य या द्वितीय भाषा का ज्ञान उदार दृष्टिकोण का विकसित करने में बड़ा सहायक होता है। और जो मातृभाषा, प्रथम भाषा और अन्य द्वितीय भाषा का ज्ञान, ये सब जब हम लोग लेंगे तो हम लोग में जो है कि जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब हमारे अंदर आ जाता है, जब हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझने लगते हैं, तो हम लोग क्या है, एक प्रकार से हम लोग को व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, एक अलग दृष्टिकोण का विकास हो जाता है और हम लोग जो है कि एक अलग प्रकार से हम लोग समझने लगते हैं और हम लोग जो है कि एक अलग प्रकार से हम लोग व्यवहार करने लगते हैं और शिक्षित व्यक्ति के जैसा हम लोग व्यवहार करते हैं।
अब हम लोग देखते हैं शिक्षण की प्रक्रिया या तकनीकी भाषा। देखिए प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा में क्या है, शिक्षण की प्रक्रिया और तकनीकी, इसका भी हम लोग देखते हैं। भाषा सीखने स्वाभाविक कर्म है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देखिए भाषा का जो स्वाभाविक कर्म जो है ना, भाषा का 4 ही प्रमुख कर्म है। वो कर्म है एक या तो सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है। हम लोग सुनेंगे, हम लोग बोलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग लिखेंगे। ये भाषा का ही 4 काम है। पहला बोलना, सुनना, लिखना। पहले हम लोग सुने, बोले, पढ़े, लिखें, यही 4 काम होते हैं। 5 वर्ष का बालक विद्यालय में आता है तब उसका उच्चारण कुछ दोषपूर्ण हो जाता है। देखिए कोई भी बच्चा जो शुरुआत में जब वो विद्यालय जाता है तो उसके जो उच्चारण की क्षमता होती है, जो उच्चारण करता है तो उसे दोषपूर्ण होता है, मतलब गलत उच्चारण कर लेता है। यह दोष कुछ ध्वनियों के संयुक्त ध्वनियों से संबित हो जाता है और ये कुछ ध्वनियों के कारण से होता है। प्राथमिक कक्षाओं में ही उच्चारण संबंधित दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और वाचन शिक्षण की प्राथमिकता देते हुए लेखन की ओर अग्रसर होना चाहिए। द्वितीय भाषा शिक्षण के समय ही सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ही कर्म अपनाना चाहिए। द्वितीय भाषा शिक्षण के समय यदि हम लोग देखा जाए तो उसमें बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना यही कर्म अपनाना चाहिए। मतलब कोई भाषा हम लोग को सीखना है तो उसमें हम लोग क्या तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यही 4 कर्म से हम लोग जो है कि कर सकते हैं। आमतौर पर द्वितीय भाषा की शिक्षा देते समय श्रवण और उच्चारण पक्ष की उपेक्षा कर दी जाती है। जब हम लोग मतलब द्वितीय भाषा को सीखते हैं उस समय क्या है कि हम लोग जो है कि श्रवण की जो है और बोलने का मतलब 2 चीज़ हम लोग नहीं करते हैं। पहला बोलते नहीं है और दूसरा हम लोग सुनने का कोशिश नहीं करते, खाली लिखना और पढ़ना ये काम करते हैं। इसलिए हम लोग जो है कि द्वितीय भाषा को सीखने में जो है कि कुछ ज़्यादा ही समय ले लेते हैं। केवल वाचन और लेखन की ही अधिक बल दिया जाता है, इसलिए भाषा को बोलने पर अधिकार नहीं हो पाता और इससे कारण से हम लोग जो भाषा का जो है कि उस तरह हम लोग बोल नहीं पाते हैं। अन्य विषयों का अध्ययन देखिए यहाँ पर लिखा, अन्य विषयों का अध्यापन के समान भाषा शिक्षण के समय ही भी अध्यापक को इन सूत्रों का पालन करना चाहिए। जो अध्यापक है उसे भी कुछ सूत्रों को जो है कि पालन करना चाहिए। जैसे पहला जो हो गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जितना ज्ञात है उसे अज्ञात की ओर आना। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से जो है सूक्ष्म की ओर, आगमन से निगमन की ओर। और तीसरा देखिए पहला था ज्ञान से अज्ञात की ओर, दूसरा है सरल से जटिल की ओर। पहले सरल उसके बाद जटिल की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर मतलब बड़ा से छोटा की ओर। और उसके बाद विशेष्य से समान की ओर, विशेष्य से समान की ओर, आगमन से निगमन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। इस चीज़ को जो है कि हरदम जो है एक शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर जो है कि पढ़ते हैं, यहाँ पर कितना पेज है, बहुत सारे पेजों का है। अध्याय 1 में जो हम लोग इन सारे चीज़ों को जो है कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, सारे चीज़ को पढ़ते जाएंगे। आज एक चैप्टर ख़त्म करके ही रहेंगे। 11 पेज है ना, 11 पेज है भाई। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनिए, बढ़िया से सुनिए और समझने का प्रयास करिए, है ना। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, ज्ञात से अज्ञात की। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं पाठ्यक्रम और भाषा किताब का नाम है। इस पुस्तक में अनंत विस्तार अन्य विचारों का किया गया। शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें ये हैं। पहला, अभ्यास करना। पहला जो हम लोग काम करना चाहिए भाषा सीखने के लिए, तो हम लोग पहला काम क्या करना, अभ्यास करना चाहिए। भाषा अध्यापक को इस प्रकार परिस्थितियों को उत्पन्न करना चाहिए जिससे विद्यार्थी विद्यालय तथा घर पर नियंत्रण अभ्यास करते रहें। मतलब क्या है कि एक विद्यार्थी को यदि किसी भी भाषा में यदि वह नियंत्रण अभ्यास करता है तो भाषा को सीख सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है और पढ़ सकता है। आदत होना, भाषा को अर्जित करना तथा भाषा शिक्षण के आदत निर्माण की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से उसको लत या आदत कर सकते हैं जो उसको लग जाना चाहिए पढ़ने, लिखने और बोलने और सुनने का। कोई भी अशिक्षित भाषा आदि के नियमों का अभिहित होते हैं। मतलब कोई भी विद्यार्थी जो है कि ऐसा नहीं है कि कोई भाषा की बातों को जो है कि समझ लेता है और उसके जैसा चलता है, वैसा नहीं है। तो हर कोई अभिहित होता है, मतलब नहीं जानता है, जीवन भर अपनी भाषा का व्यवहार करता रहता है और अपनी भाषा को जो व्यवहार करता रहता है। अभ्यास और आदत हो जाने पर व्यक्ति इन दुविधाओं से मुक्त हो जाता है। जब अभ्यास और आदत हो जाता है ना बोलने का, तो वो जो है कि हर दुविधा से जो है कि दूर हो जाता है। का नंबर
कंठस्थ करने की प्रक्रिया, मतलब याद कर लेना, नियमों को याद रखना और जो नियम है उसे याद रखना। अशुद्धि की आशंकाओं को दूर कर देना है। तो पहला देखते हैं 3 नंबर हम लोग क्या है, रुचि बनाए रखने के लिए प्रेरणा। अब जो है कि कोई विद्यार्थी उस रुचि बना कर रहे और हर समय उस चीज़ को पढ़े, समझे, आगे बढ़े, उसके लिए तो कुछ प्रेरणा मिलना चाहिए, उसके लिए कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर वही है, रुचि बनाए रखने की प्रक्रिया प्रेरणा है। तो भाषा अध्यापक क्या कर सकते हैं, उसको रुचि बच्चा को मोटिवेट कर सकते हैं। भाषा अध्यापक को विशेष रूप से द्वितीय भाषा शिक्षण में विद्यार्थियों में रुचि बनाए रखने के लिए उसे निरंतर प्रेरित कर सकता है। कैसे, जैसे देख कोई भी भाषा जो है अपनी मातृभाषा और प्रथम भाषा छोड़कर जो है कि द्वितीय भाषा को सीखने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। बच्चा जो उसमें रुचि उत्पन्न नहीं कर पाता, बच्चा उसमें रुचि नहीं लेता, उसमें पढ़ना नहीं चाहता है, इसी कारण वो जो है कि सीख नहीं पाता है। तो रुचि बनाए रखना जो है अध्यापक का जो है कि मोटिवेट करके जो है हर समय रखना चाहिए। व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान होना, भाषा अध्यापक और विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं होते, जो जितने भी व्यक्ति होते हैं, जो भी होते हैं दुनिया में, जो भी होते हैं, उनका जो है एक समान होना जो है कि हो ही नहीं सकता है कि 2 व्यक्ति एक समान हो जाए। उसमें कई प्रकार की व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है, जितने लोग हैं उसमें जो है कि कुछ ना कुछ भेद पाए जाते हैं। यथा यहाँ पर देखिए जैसे कौन कौन से भेद पाए जा सकते हैं। दैहिक भेद पाया जा सकता है, मानसिक तथा बुद्धि संबंधी भेद पाया जाता है, या पारिवारिक भेद पाया जाता है, मतलब उसे दैहिक मतलब शरीर में किसी प्रकार का या नुकसान हो सकता है, या फिर शरीर में उसका किसी प्रकार से कुछ हुआ होगा, या फिर मानसिक मतलब मानसिक और बौद्धिक वृद्धि जो है उस तरह से है नहीं, जो दूसरे बच्चे का है। पारिवारिक भेद होता है, पारिवारिक में उसकी समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं। इन व्यक्तिगत भेदों को ध्यान रखते हुए विद्यार्थी को भाषागत समस्याओं यथा उच्चारण, वाचन, स्वर का आरोह विषय पर वस्तु पर बोध करना चाहिए। किसे बोध करवाना चाहिए, तो अध्यापक को करना चाहिए। समाधान करते हुए उन्हें प्रोत्साहित रखना चाहिए, प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चा जो है कि उस भाषा को सीखेगा। मौखिक कार्य और अधिक बल, प्रायः यह देखा गया है कि चाहे प्रथम भाषा हो या द्वितीय भाषा हो, कक्षा में विद्यार्थी की अपेक्षा अध्यापक ही अधिक सक्रिय होते हैं। मतलब प्रथम भाषा हो या द्वितीय भाषा हो, लेकिन उसमें जो है कि जो सक्रिय जो है कि विद्यार्थी से ज़्यादा जो कौन होता है, तो शिक्षक होता है। और विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता बन के रह जाते हैं। और जो मतलब कि जो विद्यार्थी है वो निष्क्रिय मतलब सक्रिय नहीं, मतलब एक्टिव नहीं, और जो है कि नॉन एक्टिव जो होकर काम करते रहते हैं। विद्यार्थी की सक्रियता स्ववाचन तथा कठिन शब्दों का अर्थ पूछने तक सीमित रहती है। मतलब क्या, विद्यार्थी जो है कठिन शब्दों का अर्थ पूछ लिया और बस हो गया। भाषा का अर्जित करने की दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाए। मतलब बच्चा को अधिक से अधिक बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने से क्या होगा कि जब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा तो भाषा में हो सकता है उसमें गलती करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलती कर सकता है। जब गलती करेगा तभी तो सुधार करेगा, धीरे धीरे उसमें जो है कि सुधार करना शुरू करेगा। शिक्षण तकनीकी सामान्य रूप से उच्च कक्षाओं के प्रथम भाषा या द्वितीय भाषा के शिक्षण की तकनीकी में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, परंतु प्राथमिक स्तर में तकनीकी संबंधी अंतर अवश्य रहता है। अतः भाषा अध्यापक को तकनीकी की दृष्टि से ये बातें याद रखनी चाहिए। ये सारी बातें जो याद रखनी चाहिए, मतलब कौन सा, ये वाला बातें जो अभी मैं बताऊंगा। तो पहला, जो विद्यार्थी का शिक्षा स्तर क्या है, प्राथमिक या उच्च। विद्यार्थी का शिक्षा स्तर क्या है, प्राथमिक या उच्च, ये यहाँ सवाल पूछा जा रहा है। अध्ययन करने वाला प्रथम या मातृभाषा भाषी अथवा द्वितीय भाषा अध्ययन करने वाले व्यक्ति के अनुरूप ही अध्यापक को अपनी तकनीकी में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए। तकनीकी की दृष्टि से शिक्षकों को इन बातों का पालन करना चाहिए। मतलब कौन सा पालन करना चाहिए, जो अब ये जो है 5 पॉइंट है उसको जो है पालन करना चाहिए। तो पहला पॉइंट हो गया, अध्ययन करने वाले के पूर्व ज्ञान को जानकर। मतलब कौन बच्चा आपके पास अध्ययन कर रहा है उसके पूर्व ज्ञान, मतलब पहले से उसके पास क्या जानकारी है उस चीज़ को जानकर उपयुक्त वातावरण पर निर्माण करना चाहिए। उसके बाद जो उपयुक्त वातावरण का जो है निर्माण करना चाहिए। पाठ के विकास का समय करना चाहिए। विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग लेना चाहिए। विषय वस्तु का दैनिक जीवन में से जोड़ना चाहिए। जो भी विषय वस्तु उसे दैनिक जीवन के साथ जोड़ देना चाहिए। विविध तरीकों से भाषा कार्य करना चाहिए। अधीरता से सीखने से प्रति उत्सुकता बनाना रखना चाहिए। पाठ्य सामग्री को सरल ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। द्वितीय भाषा के शिक्षण में आने वाली बाधाएं,
अब क्या है, द्वितीय भाषा में जो शिक्षण किया जा रहा है तो उसमें कुछ बाधा ही होगा, कुछ रुकावट भी होगा, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। स्वर्णन स्तर मतलब सुनने की जो स्तर है उसे देखते हैं। पहला जो है संबंध में इन बातों की दृष्टि के स्पष्ट रख सकते हैं। द्वितीय भाषा के शिक्षण को हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहले सुनने का श्रवण जो स्तर, द्वितीय भाषा का विद्यार्थी प्रथम भाषा की ध्वनि व्यवस्था को अनुरूप ही किसी ध्वनि को सुनता है। मतलब क्या है कि जो हम लोग प्रथम भाषा या मातृभाषा जो हम लोग सुनते हैं उसी अनुसार से जो द्वितीय भाषा को भी जो है वो लड़का या विद्यार्थी व लड़की या फिर छात्र या छात्राएं जो है सुनती है। एक हिंदी भाषी मराठी या मलयालम के द्वे को स सुनता है, द को जो है स्व के नाम से सुनता है। मतलब एक हिंदी भाषी जो मराठी मलयालम के जो है द है उसे स के रूप में सुनता है। एक बंगाली भाषा जो है ना उसे व को ब के नाम सुनता है। जो बंगाली भाषा होता है, बंगाल का जो उच्चारण होता है उनकी भाषा होता है, वह जो व को ब को सुनता है। मतलब बंगाली जो है व को ब जैसा सुनता है। अब ग नंबर में देखा जाए तो एक पंजाबी भाषा जो है य को ज सुनता है। जो पंजाबी भाषा है उसको य बोलिए तो उसको सुनने का जो सुनता है तो ज सुन लेता है। और जो अधिक आदि ध्वनि है क्रू तंत्र को पूरी ध्वनि सक्कू के नदर के रूप में सुनता है। मतलब अलग अलग तरीक़ा से वो सुनता है। उच्चारण स्तर, अब जो है कि ये तो श्रवण स्तर था, उसको जब बोल रहे हैं वा बोल रहे हैं तो ब सुन रहा है, या बोल रहे हैं तो ज सुन रहा है ना। तो कौन ये सारी समस्याएं आई। अब क्या उच्चारण के स्तर को देखा जाए, उच्चारण स्तर क्या है, द्वितीय भाषा के विद्यार्थी को वाक इंद्रिय प्रथम भाषा की ध्वनि व्यवस्था के अनुरूप ढकी होती है, अतः यह उच्चारण भी उनके अनुरूप ही भिन्न प्रकार से करता है। यथा एक नंबर में देखा जाए, एक हिंदी भाषी मराठी को द्वितीक को तिलक कहेगा, वह मलयालम को मलायम कहेगा। ख नंबर, एक बंगाली भाषी देवी को देवी कहेगा, मतलब वह को जो है ब कर दिया। और एक पंजाबी भाषी योगी को जोगी और सुरेंद्र को सुरेंद्र कहेगा। वाचन स्तर, ये क्या हो गया, वो जो एक वाचन स्तर अब देखते हैं। प्रथम भाषा के द्वितीय भाषा लिपि के समान होते हैं। हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत शब्दों को वर्तनी व्यवस्था थोड़ी भिन्न होने के कारण वाचन गति तथा वाचन के प्रभाव में कुछ न्यूनता आ जाती है। प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा में लिपियां भिन्न होने पर वर्ण और ध्वनि से संबंध स्थापित करने में अधिक कठिनाई आती है तथा स्वर वाचन में अधिक गति और प्रभाव उत्पन्न होने में पर्याप्त समय लगता है। लेखन स्तर में देखा जाए, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा की लिपि समान होने पर वर्ण लेखन में कोई बाधा नहीं आती, परंतु वर्तनी स्तर पर प्रथम भाषा की वर्तनी व्यवस्था द्वितीय भाषा की वर्तनी व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालता है। मतलब क्या, प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के जो वर्तनी है उसमें प्रभाव डाल ही देता है। यदि प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा की लिपियाँ भिन्न होती हैं, यदि प्रथम भाषा और जो है कि द्वितीय भाषा की लिपियाँ जो यदि भिन्न हो जाएगी तो वह वर्ण लेखन और वर्तनी व्यवस्था पर प्रथम भाषा की लेखन और वर्तनी की व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। मतलब उसमें जो है थोड़ा सा बोधात्मक प्रभाव जो है पड़ ही जाएगा। व्याक रचना मतलब क्या है, जैसे फल नल नल कल कल जो कुछ लिखने का चीज़ है उसे व्याक हो जाए। वाक रचना स्तर, द्वितीय भाषा का छात्र जब द्वितीय भाषा सीखता है तो प्रथम भाषा जो उसके चिंतन का आधार है और इसकी आदत बन चुकी है, द्वितीय भाषा की वाक रचना व्यवस्था को आंशित कर देती है। अब हम लोग जो है कि पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, शब्दावली स्तर। प्रत्येक भाषा भाषी मस्तिष्क में मातृभाषा प्रथम भाषा के शब्दावली को केंद्रीय अर्थ मानसिक बिंब के रूप में बैठा होता है। द्वितीय भाषा या विद्यार्थी जब भाषा प्रथम भाषा से परिचित अर्थ को द्वितीय भाषा के लिए स्वीकार कर उसका प्रयोग करता है तो उसका अर्थ को अनर्थ कर देता है। मतलब क्या है कि उसको तो आता नहीं प्रथम और द्वितीय, प्रथम भाषा और मातृभाषा ही आता है, अचानक उसे जो द्वितीय भाषा सिखाने लगता है तो जो है अर्थों को अनर्थ करने का काम करना शुरू कर देता है। मतलब समझ नहीं पाएगा तो उसके जो है कि अलग अलग विचारें जो है कि आने लगती हैं। भाषाई संस्कृति स्तर, भाषाई सांस्कृतिक स्तर। प्रत्येक भाषा भाषी अपनी क्षेत्रीय संस्कृति तथा भाषीय संस्कृति प्रतिदिन व्यवहार में आने वाली शब्दावली के साथ ओतप्रोत रहता है। चिंतन की जिस धारा से वह बाल अवस्था से संबंधित रहा है उससे भिन्न धारा के साथ समायोजन स्थापित करने में उसे कठिनाई होना स्वाभाविक है। आज जब भी भाषा संबंधी समस्या का समाधान की बात आती है, त्रिभाषा सूत्र की दुहाई दी जाती है। त्रिभाषा सूत्र का शब्दार्थ है 3 भाषाओं वाला सूत्र।
त्रिभाषा मतलब क्या? तीन भाषाओं का सूत्र। त्रिभाषा सूत्र विचार करने पर पूर्व हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि त्रिभाषा सूत्र का तात्पर्य क्या? त्रिभाषा सूत्र का तात्पर्य क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर जो समझने और देखने का प्रयास करते हैं। ताराचंद समिति और द्विभाषा सूत्र की सिफारिश। ताराचंद समिति और द्विभाषा, देखिए यहाँ पर हम लोग ताराचंद समिति के बारे में पढ़ेंगे और द्विभाषा सूत्र के सिफारिश के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। 1947 ईस्वी में भारतवर्ष स्वाधीन हुआ था। 1947 15 अगस्त 1947 में भारत जो आज़ाद हो जाता है, लोगों के इस बात की आवाज़ उठाई कि माध्यमिक शिक्षा का सुधार होना चाहिए और जो माध्यमिक जो शिक्षा है उसमें सुधार होना चाहिए, ऐसा जो है कि जनताओं की जो है आवाज़ थी। फलस्वरूप 1948 में डॉक्टर ताराचंद की अध्यक्षता में एक समिति का या काम सौंपा गया। उस समय तक भारतीय संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, उसमें जो है भारतीय संविधान का भी निर्माण नहीं हुआ था। इस समिति से माध्यमिक स्तर के द्विभाषी सिफारिश किया गया और उस समय जो है कि ताराचंद जो है समिति ने जो है द्विभाषी का सिद्धांत जो है दिया था। सीनियर बेसिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, मतलब सीनियर बेसिक स्तर पर देखा जाए तो उसकी जो है मातृभाषा में शिक्षा हो। और ख नंबर में कहा गया कुछ समय तक आंग्ल भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए, जब आंग्ल भाषा हट जाए तब संघीय भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। ताराचंद समिति ने कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि कुछ समय से उसका क्या तात्पर्य था, मतलब क्या कुछ समय से उसका क्या तात्पर्य था, इस बात को जो है ताराचंद समिति ने जो है कि कहीं वर्णन नहीं किया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग और दो भाषा की संस्कृति। 1952 में डॉक्टर मुलांद्रियल की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग का संबंध माध्यमिक शिक्षा के साथ था। इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1953 में प्रस्तुत किया। माध्यमिक विद्यालय में भाषा का अध्ययन के संबंध में मुलांद्रियल आयोग ने सुझाव दिए हैं। पहला, माध्यमिक पाठशालाओं में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा होना चाहिए। दूसरा, मिडिल स्कूलों में छात्रों को कम से कम दो भाषाओं को शिक्षा दिया जाना चाहिए। मिडिल स्कूलों में जो छात्र पढ़ते हैं उसे जो कम से कम दो भाषा को जो सिखाना ही चाहिए, परंतु दोनों भाषाओं में एक ही वर्ष प्रारंभ ना किया जाए, मतलब दोनों भाषा जो है कि ऐसा ना हो कि दोनों भाषा जो एक ही साथ जो है प्रारंभ कर दिया गया और जो उसे सिखाना शुरू कर दिया है। तो तीसरा पॉइंट है, उच्च स्तरीय माध्यमिक स्तर पर कम से कम दो भाषाओं को शिक्षा दी जाए, जिसमें एक मातृभाषा और दूसरी प्रादेशिक भाषा हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि माध्यमिक शिक्षा ने दो भाषाओं को ही समर्थन किया था। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम पर विचार करते हुए मुलांद्रियल आयोग ने यह दो भाषाओं का स्वरूप को ही अपने समान रखा था। एक नंबर देखा जाए मातृभाषा प्रादेशिक भाषा अथवा मातृभाषा और प्राच्य भाषा का पाठ्यक्रम है। 2 नंबर में निम्नलिखित भाषाओं में कोई भाषा। 1 नंबर हिंदी, जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। दूसरा पॉइंट में देखा जाए प्रारंभिक आंग्ल, जिन्होंने मिडिल स्कूल में इसका अध्ययन नहीं किया है। तीसरा, उच्च आंग्ल, जो पहले इसे पढ़ चुके हैं। चौथा, कोई आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी से भिन्न है। कोई विदेशी भाषा जो आंग्ल से भिन्न है। चौथा, कोई प्राच्य भाषा। त्रिभाषा सूत्र की शुरुआत मुलांद्रियल आयोग की रिपोर्ट के बाद भी मानसिक दासता के ग्रस्त अंग्रेजीवाद लोग शोर मचाने रहे। प्रशासन के लोग भी अंग्रेजी के मोहग्रस्त थे। परिणाम स्वरूप केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल को फिर से विचार करने को कहा गया। मंडल ने यह सुझाव दिया कि माध्यमिक विद्यालयों में प्रत्येक विद्यार्थी को अलोकित 3 भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए। प्रथम जो है मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, दूसरा जो है हिंदी हिंदी भाषा क्षेत्रों के अथवा आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी भाषी क्षेत्र को लिए। आंग्ल 1957 में केंद्रीय शासन का सिफारिश को स्वीकार कर और मुख्यमंत्रियों और प्रशासनिक दल के सीमित थे। 1961 ईस्वी में इस पर ठप्पा लगा दिया गया। त्रिभाषाई सूत्र की समीक्षा। त्रिभाषाई सूत्र की समीक्षा करने पर पूर्व हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि इसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से है, माध्यमिक शिक्षा से है, विश्वविद्यालय शिक्षा से है अथवा तीनों के साथ हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये किससे संबंधित रखा है, माध्यमिक से रखा है, प्राथमिक से रखा है, उच्च शिक्षा से रखा है। ये तो हम लोग त्रिभाषी को देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा पर त्रिभाषा सूत्र भली भांति विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से नहीं है, मतलब इसका जो है कोई जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा से नहीं। भारत में 1947 में स्वाधीन हुआ। स्वाधीन के प्राप्ति के पूर्व शास्त्रियों ने चिंतकों द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बालक या बालिकाओं का मातृभाषा होना चाहिए, मतलब जो प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको या तो मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए या तो प्राथमिक भाषा में जो है कि पढ़ाना चाहिए।
राष्ट्रीय महासभा, कांग्रेस, हिंदू महासभा, आर्य समाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी सभी राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं ने जोरदार शब्दों में इन बातों का अनुमोदन किया कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मातृभाषा के द्वारा प्रदान किया जाए। मतलब उसकी जो मातृभाषा है उसके अनुसार ही जो है कि प्रदान किया जाना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के विचारों के आधार पर जाकिर हुसैन समिति ने बुनियादी शिक्षा का प्रारूप तैयार किया था। उसमें शिक्षा के माध्यम के रूप में बालकों की मातृभाषा को मान्यता दी गई थी। उस समय त्रिभाषा सूत्र कहीं नामो निशान ही नहीं था। मतलब उस समय जो है त्रिभाषा सूत्र जो है उस समय तक भी नहीं आया था। विश्वविद्यालय शिक्षा और त्रिभाषाई सूत्र, यदि हम भारतीय शिक्षा के इतिहास को अवलोकन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि त्रिभाषीय सूत्र विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ भी कोई संबंध नहीं था। 1854 ईस्वी में वुड की घोषणा पत्र सामने आया। इसके आधार पर कोलकाता, मद्रास, चेन्नई और मुंबई के 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इन तीनों के विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं का कोई स्थान नहीं था। ये जो विश्वविद्यालय बनाए गए उसमें जो भारतीय भाषा का कहीं भी जो किसी प्रकार का स्थान नहीं था। 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। 1919 ईस्वी में प्रस्तुत इसने अपने प्रतिवेदित ब्रिटिश राज में पहली बार भारतीय भाषाओं को प्राध्यापकों को अनुमोदन किया। इसका परिणाम यह निकला कि 1922 से 1937 के मध्य भारतीय भाषाओं का उच्च स्तर का अध्ययन होने लगा। तब भारतीय भाषाएं वैकल्पिक रूप से पढ़ाई जाती थी। उस समय जो भारतीय भाषाएं जो है पढ़ाने लगे। 1917 में जो है कि भारतीय भाषाओं को पढ़ाना जो है शुरू किया कलकत्ता में। 1949 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे। इसने पहली बार इस बात की जोरदार वकालत की उच्च स्तरीय शिक्षा के माध्यम छात्र का मातृभाषा हो, परंतु कुछ समय तक आंदोलन चलती रहे, परंतु कुछ समय तक की परिभाषित नहीं किया गया कि कुछ समय जो कितना है, परंतु कुछ समय ही विवाद का कारण बन गया। राष्ट्रवादी विचारों का लोग कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी भारतीय भाषाओं को उच्च स्तर की शिक्षाओं का माध्यम बनाया जाए, परंतु मानसिक दासता के ग्रस्त अंग्रेजी दाता लोग इस कुछ समय की हनुमान की पूंछ की तरह बढ़ाते चले गए। मतलब उसको जो है कि हनुमान की पूंछ की तरह जो है बढ़ाते चले गए। आज स्थिति यह है कि विश्वविद्यालयों के छात्रों को सुविधा की उच्च स्तर की शिक्षा में माध्यम के रूप में अपनी मातृभाषा या हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु अभी भी कई बदनसीब विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां अंग्रेजी का ही बोलबाला है और वही शिक्षा का माध्यम है। उपयुक्त चर्चा में यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्वविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा का त्रिभाषाई सूत्र में कोई संबंध नहीं रहा। माध्यमिक शिक्षा और त्रिभाषाई सूत्र, वास्तव में देखा जाए तो त्रिभाषा सूत्र का संबंध उन विद्यार्थियों के साथ है जो कि माध्यमिक विद्यालयों का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों का यह काल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय वे किशोर अवस्था में होते हैं। त्रिभाषा सूत्र का समर्थक इसके पक्ष में जो दलीलें थे उनका प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण नीचे दिया जा रहा है। पहला, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही हो सकती है, अतः इसकी शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। मतलब जो शिक्षा दिया जा रहा है उसे मातृभाषा के रूप में दिया जाना चाहिए। दूसरा, भारतवर्ष में बहुत सी भाषाएं, अतः एक ऐसी भाषा का आवश्यकता था जो संपर्क भाषा को और इस संपर्क भाषा पर अध्ययन वंचित रख सके। भारतवर्ष में हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा अथवा संपर्क भाषा बन सकती है। भारतवर्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र की भावना की दृष्टि से आवश्यक है कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन अनिवार्य रूप से कर देना चाहिए था। इन तीनों बातों को भी स्वीकार करेंगे क्योंकि वे न केवल संवैधानिक दायित्व को पूरा करती वर्णन शिक्षा शास्त्र सिद्धांत की भी दृष्टि से समुचित होती है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो हिंदी को जो हम लोग राष्ट्रीय भाषा के रूप में कर सकते थे, इसे जो है कि संपर्क भाषा के रूप में इसे रखा जा सकता था। आंग्ल भाषा विश्व भाषा है, उसका साहित्य समृद्धि अन्य पाठ्यक्रम उसे अनिवार्य स्थान दिया जाना चाहिए। यह कहना गलत है कि अंग्रेजी विश्व भाषा है। दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश भाषा समझी और पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी नहीं। पूरे यूरोप में फ्रांसीसी भाषा सब देशों में समझी जाती है, अंग्रेजी नहीं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन, सारा अफ्रीका महाद्वीप, रूस, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, जापान कोई भी हो तो आंग्ल भाषा वहाँ का उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों
विद्यार्थी वहाँ जाते हैं उस समय 6 मास वहाँ की भाषा सीखने की होती है, क्योंकि वहाँ शिक्षा माध्यम अंग्रेजी नहीं होती। अपनी भाषा को ऐसी स्थिति में कैसे कहा जा सकता है कि अंग्रेजी विश्व भाषा है। जहाँ तक समृद्ध साहित्य संबंध है, जर्मन, फ्रेंच, रूसी भाषाओं की भाषाओं वो भी इस दिशा में बहुत आगे हैं। भारतवर्ष बंगाल, मराठी आदि भाषाओं को भी बहुत समृद्ध है। अब तो हिंदी भी बहुत समृद्ध हो चली है। पहले भाषा का प्रयोग में लाई जाने वाली, बाद में फिर उसका साहित्य समृद्धि पर इंग्लैंड और अमेरिका में पहले भाषा का प्रयोग में जाती है, बाद में उसका साहित्य समृद्धि और सब इंग्लैंड की और अमेरिका अंग्रेजी अनिवार्य किया जाता है, तभी धीरे धीरे उसका साहित्य समृद्धि बनता है। सबसे समृद्ध भाषा संस्कृत है, अतः अंग्रेजी समृद्ध की दुहाई देना ठीक नहीं है। मतलब यदि हम लोग अंग्रेजी को बोलेंगे कि बहुत समृद्ध भाषा है, तो ऐसा नहीं है। लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का भारत में राज रहा। उन्होंने अंग्रेजी को परिचय दिया। आज भी प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग इसका परिचय देते रहे हैं। फिर भी अपने देश में 2% से अधिक लोग अंग्रेजी जानने वाले नहीं है। मतलब 2% से ज़्यादा लोग भी अंग्रेजी नहीं जानते। अतः अनिवार्य बनाने का तुक हमारी समझ में नहीं आता है। अतः हम विदेशी भाषा को पढ़ाए जाने के विरुद्ध नहीं है। केवल अंग्रेजी ही क्यों नहीं, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी आदि भाषाओं में वैकल्पिक रूप में पढ़ाई जा सकती है। जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें त्रिभाषा सूत्र के अनुसार 3 भाषाओं को सीखनी चाहिए, परंतु जिसकी मातृभाषा हिंदी है, उन्हें 2 भाषा ही पढ़नी होगी। ऐसा क्यों? अतः हिंदी भाषा प्रदेशों में एक अन्य भाषा अनिवार्य रूप कर दी जाए, या वह दक्षिण भाषा को कोई भाषा यदि संभव हो तो तमिल होने चाहिए, वह दूसरी भाषा संस्कृत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले यह जान लेना चाहिए होगा कि हिंदी भाषा संपर्क भाषा होने के लिए उपयुक्त क्यों है। मतलब हम लोग को पहले ये जानना चाहिए कि ये जो हिंदी है वो संपर्क भाषा क्यों बन सकती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्यों बन सकती है। विभिन्न भारतीय भाषाओं को हिंदी ही ऐसी भाषा है जिनके बोलने वाले, समझने वाले सबसे अधिक है, जिन्हें और कोई भाषा नहीं आती हुए अपनी टूटी फूटी हिंदी में अपना काम चला लेता है। मतलब वो जो कोई भाषा नहीं जानता है तो हिंदी में कुछ ना कुछ बोल ही लेता है। अतः संपर्क भाषा होने की यह सच्ची अधिकारणी है। आखिरकार में कोई भाषा को संपर्क भाषा होगी ही, और जो संपर्क भाषा होगी उसके जाने वाले कुछ अच्छी स्थिति भी होंगे। अतः इस ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं। अमेरिका में कई राज्य हैं, कोई जर्मन भाषी है, कोई फ्रेंच भाषी है, कोई इतालवी भाषी है, कोई, परंतु वहाँ के संपर्क भाषा अंग्रेजी है। मतलब वहाँ संपर्क भाषा अंग्रेजी है। बाकी राज्यों में अपना अपना चलाता है भाषा, क्योंकि उसने बोलने वाले और समझने वाले अधिक है। परंतु किसी भी अन्य भाषा भाषी ने या नहीं कहा है कि अंग्रेजी भाषा का अधिक सुविधा में, इसलिए वे कोई भाषा नहीं सीखें। फिर भी राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से यदि हिंदी भाषा प्रदेशों में कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा अनिवार्य बनाई जाती है तो यह भी अच्छी बात है, परंतु यह आग्रह नहीं होना चाहिए कि कुछ विशेष भाषाओं को भी अनिवार्य बनाया जाए, या राज्य को छोड़ देना चाहिए, या राज्य की जनता को हित किन भाषाओं से होते। दक्षिण मध्य प्रदेश में तेलुगु भाषा सीखना चाहेंगे, पूर्व मध्य प्रदेश में कुछ गुजराती सीखना चाहेंगे, और शेष लोगों ने मराठी भाषा अध्ययन करना चाहिए। इसलिए मध्य भारत में तेलुगु, गुजराती, मराठी भाषाओं का अध्ययन की व्यवसाय किया जाना चाहिए। और विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाए तो वे कौन सी भाषा पढ़ना चाहते हैं। यदि किसी अन्य भाषा का अनिवार्य बनाया जाए तो लोग उसे क्यों पढ़ना चाहेंगे। मतलब कोई भाषा को अनिवार्य बनाया जाए तो क्यों पढ़ना चाहेंगे। तो इसलिए हिंदी को जो है कि हम लोग जो है कि संपर्क भाषा के रूप में से हम लोग बना देना चाहिए था। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग इस बात का आग्रह करते हैं कि त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत को सम्मिलित ना किया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को बोलते हैं, बेतुका तर्क देते हैं कि जो है कि त्रिभाषाई सूत्र में संस्कृत को जो है नहीं रखना चाहिए, उसे चतुर्थ भाषा के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। मतलब जो संस्कृत है उसे चतुर्थ भाषा के रूप में ग्रहण किया जाए। इसका परिणाम यह हुआ कि संस्कृत की उपेक्षा हो गई। 3 भाषाओं की बोझ बालक में बहुत अधिक होता है, इसलिए वह चौथी भाषा पढ़ना ही नहीं चाहता। मतलब 3 भाषा जो उसका बोध बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जो है कि चौथा भाषा के रूप में कुछ पढ़ना नहीं चाहता है। अब जो है कि आगे देखते हैं। महाभारत, भगवद गीता, पुराण, शंकर आदि आचार्य कालिदास, भगवती आदि ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। अपनी संस्कृति से कट जाएंगे। आज भी भारतीय भाषाओं को जब नए नए विषयों के लिए नए नए शब्द की आवश्यकता पड़ती है तो वह संस्कृत का ही आश्रय लेती है। मतलब जब भी जो है कि कोई शब्द का जो है कि जरूरत पड़ता है तो वो जो संस्कृत का ही लेता है। अतः संस्कृत की उपेक्षा किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, उसे अनिवार्य बनाना चाहिए था। मतलब उसे अनिवार्य कर देना चाहिए था।
हमारी सम्मिलित में भाषा की समस्या का सर्वोत्तम हल तभी होगा जब त्रिभाषा सूत्र का स्वरूप इस प्रकार से होंगे। त्रिभाषा सूत्र को यदि इस प्रकार से रख जाए तो समस्या ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, मतलब शिक्षा का वो भाषा हो जो मातृभाषा में शिक्षा का अध्ययन का माध्यम हो। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण अनिवार्य हो, मतलब संपर्क भाषा का जो है उसको यूज में लिया जाए तो हिंदी भाषा को लिया जाए। सांस्कृतिक भाषा के रूप में संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। वैकल्पिक रूप से अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं का व्यवस्था की जाना चाहिए। राज्य सरकारी भाषाओं का भिन्न भिन्न देशों में राज्य और सरकारी भाषाओं संबंधित अवस्थाओं अलग अलग दिखाई देती है तथा छोटे छोटे देशों में वहाँ के निवासियों की मातृभाषा ही वहाँ के राज्य या सरकारी भाषा होती है। जो भी छोटे छोटे देश होते हैं वहाँ पर जो उनकी जो भाषा है वो उनकी छोटी भाषा ही उसकी कि राष्ट्रीय भाषा मातृभाषा ही होती है। जैसे भूटान है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, पनामा है आदि ये सारे देश हैं। कई बड़े देशों में अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं भिन्न भिन्न होती है परंतु वहाँ की राज्य भाषा एक ही होती है। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका के भिन्न भिन्न राज्यों की अलग अलग भाषा है परंतु राज्य की सरकारी भाषा अंग्रेजी है। मतलब अमेरिका को भी देखा जाए तो 50 राज्य हैं, 50 राज्यों में 50 अलग अलग भाषाएं, लेकिन उसकी जो संपर्क भाषा है वो अंग्रेजी। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड आदि क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं परंतु वहाँ की राज्य या सरकारी भाषा अंग्रेजी। वहाँ की भी जो भाषा है, इंग्लैंड जैसे देश जहाँ इंग्लिश वहाँ से निकली है वहाँ भी उसके क्षेत्रों में अलग अलग भाषा है लेकिन जो संपर्क भाषा है वो अंग्रेजी है। दक्षिण अमेरिका में अलग अलग राज्य हैं में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं परंतु वहाँ की भी राज्य सरकारें स्पेनिश ही बोली जाती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी देश पाए जाते हैं जहाँ एक से अधिक राज्य या सरकारी भाषाएं पाई जाती है था। कनाडा में अंग्रेजी और फ्रेंच 2 राज्य या सरकारी भाषाएं। यद्यपि वैकल्पिक में जहाँ फ्रांसीसी जनसंख्या अधिक है राजकाज में फ्रेंच में होती है तथा शेष कनाडा में होती है। जहाँ अंग्रेजी की आबादी अधिक है वहाँ कामकाज अंग्रेजी में होती है। स्विट्जरलैंड में जनसंख्या 3 प्रकार के लोग विभाजित होने के कारण वहाँ के 3 भाषाएं राज्य होते हैं, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं भारतीय संवैधानिक हिंदी, भारतीय संविधान और हिंदी। भारतीय संविधान को देखा जाए और हिंदी को भी यहाँ पर देखा जाता है। भारतीय संविधान और हिंदी। संविधान में स्वीकृत भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान में अध्याय 3 अनुच्छेद 344 351 के अनुसार 15 भारतीय भाषाएं को स्वीकार की गई हैं। असमिया, कन्नड़, तमिल, मराठी, संस्कृत, उड़िया, कश्मीरी, तेलुगु, मलयालम, सिंधी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, हिंदी ये सभी भाषाएं पर्याप्त मात्रा में विकसित हुई थी। संस्कृत, हिंदी और उर्दू को छोड़कर इन भाषाओं के बोलने और करोड़ों लोग उस क्षेत्र तथा राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से पर्याप्त होते हैं। हिंदी भाषा बोलने और समझने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इनका क्षेत्र भी अन्य भाषाओं से भी अपेक्षा बहुत अधिक है। जो हिंदी बोलने का जो राज्य है, जो क्षेत्र है वो बहुत जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। यदि भारत में यदि कोई भाषा को बोला जाता है तो कौन सी भाषा बोला जाता है, तो हिंदी भाषा को बोला जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड ये सारे जो अधिकतम हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। बिहार है तो बिहार उस समय कि झारखंड बिहार के अंदर हुआ करता था, शायद उसके लिए नहीं लिखा है। यद्यपि इन विस्तृत क्षेत्र में कई बोलियां और भाषाएं हिंदी भाषी ही माने जाते हैं। शताब्दियों से ही भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के व्याख्या तक आने जाने वाले तीर्थयात्री, साधु, संत, महात्मा हिंदी के ही माध्यम से अपना काम करते थे। मतलब कि जो भी कहीं भी भारत के कोना कोना में घूमते थे वो कि जो भाषा बोलते थे वो हिंदी भाषा से ही काम को करते थे, मतलब संपर्क भाषा हिंदी था। भारतीय रेलों की यात्रा करने वाले भिन्न भिन्न भाषा भाषी एक हिंदी भाषा अपने विचार आदान प्रदान करते थे। वो भी कि हिंदी भाषा में अपना विचारों को प्रकट करते थे, एक दूसरे को बोला करते थे। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की अधिकांश जनता हिंदी देखिए, जो स्वतंत्रता से पहले थे और स्वतंत्रता के बाद आज भी हिंदी को बोलने वाले लोग ही अधिक है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत की अधिकांश जनता ने हिंदी को ही राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनी मौन स्वीकृति दे दी। मतलब कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को बनने का कि सारे लोग अपना समर्थी दे दिया। हिंदी के प्रचार प्रसार में अहिंदी भाषियों का अमूल्य योगदान रहा है। मतलब क्या हिंदी का प्रचार ना होने का जो कारण है अहिंदी भाषाओं का होना ज़्यादा रहा। पंजाब में गुरु नानक देव हिंदी के अच्छे कवि और ज्ञाता रहे। गुरु गोविंद सिंह के दरबार में हिंदी कवियों का समूह, मतलब कि कि गुरु
गुरु नानक जो है कि हिंदी कविता और ज्ञाता और कविताओं को जो है कि बहुत अच्छे कवि माने जाते थे। और दरबार में जो है गुरु गोविंद सिंह के दरबार को देखा जाए तो वहाँ पर जो है जो गुरु गोविंद सिंह हैं वहाँ पर भी जो है कि हिंदी कवियों का जो है कि बहुत सारा समूह रहता था। उन्होंने गोविंद रामायण काव्य तथा विचित्रण नाटक आदि ग्रंथ हिंदी में लिखे हैं। बाबा फरीद और बुल्ले शाह हिंदी में अच्छे ज्ञाता रहे। गुजरात के दादू दयाल महात्मा प्राणनाथ स्वामी दयानंद सरस्वती गांधी आदि ने हिंदी की अच्छी सेवा की है। महाराष्ट्र के मुकुंद राज संत नामदेव संत समर्थनाथ से लेकर लोकमान्य तिलक अन्य कवियों साधु संतों समाज सेवकों राजनीतिज्ञों हिंदी के प्रचार प्रसार के अपूर्व योगदान किया है। कर्नाटक में यदि देखा जाए तो टीपू सुल्तान के ज़माने से पहले ही वह हिंदी गत पद साहित्य पढ़ाया जाता था, मतलब टीपू सुल्तान के पहले से भी पढ़ाया जाता था। केरल में तिरुवुरम के राजा हिंदी के प्रेमी थे। वहाँ के जो केरल का जो राजा था वह जो हिंदी का प्रेमी था और हिंदी के विद्वान का सम्मान किया करते थे और बहुत ही सम्मान किया करते थे। तमिलनाडु से परिचित हरि कथा मध्य कबीर तुलसी सूरदास मीरा के गीत गाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में दक्खनी हिंदी का बोलबाला था। 15वीं शताब्दी से वहाँ हिंदी का व्यवहार होने लगा था। उत्तर उकुल प्रदेश में उड़िया का पुस्तक समर तरंग चौथा अध्याय हिंदी में ही लिखा है। बंगाल के अनेक वैष्णव कवि में अवधी मैथिली ब्रज भाषा आदि कविता में लिखी है। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले कहा था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही होनी चाहिए। जो राम मोहन राय हैं उन्होंने भी कहा था कि हिंदी को जो राष्ट्रभाषा होना चाहिए। हिंदी का प्रथम मुद्रण कोलकाता में स्थापित हुआ था। बंगदूत नगरी लिपि में मुद्रायित हुआ था। मणिपुर तथा असम में वैष्णव राजाओं ने अपने धार्मिक साहित्यों तथा राजकाज में हिंदी का ही स्थान जो है सर्वप्रथम दिया था, उसको ऊपर रखा गया था। ये क्रम स्वतंत्रता से पूर्व आधुनिक काव्य में भी जारी रहा है। दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा इसकी स्थापना 1918 में गांधी जी की प्रेरणा से डॉक्टर रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में डॉक्टर एनी बेसेंट ने की। सभा में 4 शाखाएं हिंदी प्रसार या शिक्षण कार्य में थीं। पहला हैदराबाद आंध्र प्रदेश, तिरुचनापल्ली तमिलनाडु, धारावाड़ कर्नाटक, कर्नाकुलम केरल। ये सभा के माध्यम से हिंदी समाचार हिंदू मासिक पत्र दक्षिण भारत के प्रकाशित करती रही। सभा के प्रथम माध्यम प्रवेशिक प्रवीण हिंदी प्रचार परीक्षाएं करती है। सभा के नई दिल्ली कार्यकाल में हिंदी के माध्यम से दक्षिण भाषाएं सिखाई जाती थी। सभा के छोटी सभी बड़ी लगभग 500 पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी थी। सभा 1964 ईस्वी तक स्नातकोत्तर के अध्ययन तथा अनुसंधान विभाग में स्थापित था। हिंदी प्रचार का सभा हैदराबाद के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है। इसकी स्थापना जो 1935 में हुई थी। सभा के अब लगभग 300 पुस्तकें प्रकाशित की थी। उसमें उल्लेखनीय है का नंबर में देखा जाए हिंदी इतर भाषाओं के साहित्य का इतिहास, तेलुगु हिंदी का शब्दकोश, सभा नगरी बोध प्राथमिक को लेकर वांछित तथा एक की कई परीक्षाओं का संचालन करना, केरल हिंदी प्रचार और तिरुपुरम। इसकी स्थापना 1934 में हुई। वासुदेव पिल्ले ने इसकी स्थापना की। इस निम्नलिखित परीक्षाओं का संचालन किया था। प्रथम माध्यम राष्ट्रभाषा प्रवेश भूषण 2 खंड साहित्य खंड अथवा आचार्य सभा ने अपने बोधायन के कई पुस्तक प्रकाशित की थी। सभा का एक मासिक पत्रिका केरल ज्योति की प्रकाशित करती है। और ये सारी चीज़ जो है कि उस समय भी हुआ था। चौथा जो देखा जाए, चौथा में क्या है, राष्ट्रभाषा प्रसार समिति वार्धा। इसकी स्थापना गांधी जी की प्रेरणा से 1936 ईस्वी में समिति का कार्य क्षेत्र का इतर प्रदेश में इसकी मासिक पत्रिका का नाम राष्ट्रवाणी। इसने अब तक लगभग 300 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उसमें उल्लेखनीय भारत भारतीय जो पुस्तक जो निकाला था वो उसका नाम यहाँ पर भारत भारतीय पुस्तक की माला, राष्ट्रभाषा का कोष, देश के भीतर और देश के बाहर भी इसने कई प्रकार के विश्वविद्यालय स्थापित किए। इसमें 5 तो बड़े पुस्तकालय, सीमित कक्षाएं, सीमित कई परीक्षाएं भी संचालित किए गए थे। मैसूर हिंदी प्रसार, ये सारे प्रचार करने के जो माध्यम थे। इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। सभा के परीक्षाओं का संचालन की गई थी। इसके पास अपना विशाल पुस्तकालय, अब तक का लगभग 100 से 75 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। राष्ट्र सेवक के मासिक पत्र था। भारतीय संविधान और राज्य हिंदी भारतीय
संविधान या राज्य सरकारी संबंध में धाराएं उपलब्ध हुई थी। राज्यसभा अध्याय 1 संघ की भाषा 343(1) में संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यहाँ पर जो है हमारी संविधान जो बोलता है अध्याय 1 संघ की भाषा 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगा। संघ के राजकीय परियोजनाओं के लिए अंगों का भारतीय अंगों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। खंड 2 में किसी भी बात को होते भी और संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष तक काल विधि के लिए संघ के उन राजकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तो होगी रहेगी जिसके लिए ऐसे प्रारंभ के लिए पहले प्रयोग किया जाता था। मतलब यहाँ पर अंग्रेजी के बारे में बात किया गया। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषा 345 अनुच्छेद 346 347 के उपबंधों में अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडलों के विधि द्वारा राज्य राष्ट्रीय परियोजना का सब अथवा किसी भी प्रयोग किए गए उस राज्य के प्रयुक्त होने वाले भाषाओं में से किसी एक या अनेक भाषाओं को अंगीकरण कर सकता है। अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय और न्यायालयों की भाषा मतलब 351 में कहा गया उच्चतम और न्यायालयों की भाषा हिंदी भाषा को प्रसार वृद्धि करना उसका विकास करना ताकि वह भारतवर्ष की सामाजिक सांस्कृतिक तब के अभिव्यक्तित्व का माध्यम हो सके तथा उसमें हस्तक्षेप के बिना हिंदी और अष्टम सूची के उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप शैली को पदावली का आत्मसात करते हुए वो जहाँ तक कि आवश्यक वांछित जहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुक्त संस्कृति के माध्यम सौगात है। ऊपर में लिखित भाषाओं का शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि का सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। हिंदी को ही राज्य सरकारी भाषा का संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा स्थान क्यों दिया गया? मतलब हिंदी को ही राज्य सरकारी भाषा संपर्क भाषा का राष्ट्रभाषा का स्थान क्यों दिया गया? इस संबंध में बातें कही जा सकती है। देश राष्ट्र की आधी से अधिक जनसंख्या इसका मातृभाषा का प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग का व्यवहार में करती है। हिंदी उसकी मध्य देश की भाषा इसकी भाषा प्राचीन काल से ही भारत की धार्मिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक एकता का माध्यम है। हिंदी के संपर्क में भाषा के रूप में पंजाब की भाषा उर्दू भाषा फारसी भारत के ईसाई महाराष्ट्र गुजरात बंगाल अधिकांश लोग तमिल लाडू के श्रमिक कुली आदि भी असम के चाय बागानों में मजदूर के छोटे छोटे दुकान दार्शनिक शब्दों का प्रयोग में लाते हैं। हिंदी भाषा का सरल सुबोध निमोन प्रकृति के कारण हिंदी का इतर भाषा भाषियों के संपर्क भाषा के रूप में हिंदी सीखने का कोई कठिनाई प्रेरित नहीं होता है। हिंदी का साहित्यिक वर्णन परंपराएं अन्य राष्ट्रीय भाषा का सम्मान ही प्राप्त विकसित हुई थी। स्वतंत्रता के आंदोलन के समय राष्ट्रीयता का भावना जागरण और पोषण हिंदी के माध्यम से ही किया जाएगा। भिन्न भिन्न प्रदेशों का आगमन करने वाले यात्री व्यापारी साधु महात्मा आदि अपने दैनिक धार्मिक सांस्कृतिक व्यवहार में भी क्रियाकलापों के लिए हिंदी का ही प्रयोग करते थे। मतलब क्या हर प्रकार से जो है कि लोग जो है हिंदी का प्रयोग क्या करते थे? बड़े बड़े लोग बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े वेद या जो है उसमें सारे चीज़ में हिंदी का प्रयोग किया गया था। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न में पहुँच गए। अभ्यास प्रश्न आप लोग जो है यहाँ पर कर सकते हैं। और अब हम लोग जो है कि अध्याय 2 पढ़ेंगे भाषा व समाज का संबंध। हम लोग जो है कि अब क्या पढ़ेंगे? भाषा व समाज का संबंध। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पहले तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।